चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, सॉरी, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्यों हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ी? जस्ट एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कि मान लो ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? पंपिंग का काम कर रहे हैं, एज अ पंप वर्क कर रहे हैं, पंप। और ये पानी है, इस पानी को वो फॉर एग्जांपल कूलिंग के लिए, ये वाल्व है, और कूलिंग के लिए क्या कर रहे हैं? वाल्व खुला हुआ है, कूलिंग के लिए क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। समझना, ये पानी है, ठीक है, और ये क्या करता है? यहाँ से पानी दे रहा है कूलिंग के लिए, किसी भी चीज़ का कूलिंग के लिए। पानी क्या कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है। एक एग्जांपल से समझो कि हमको क्यों नीड हुआ इंडक्शन मोटर का यूज़ करने के लिए। ये पानी है, स्पीड कंट्रोल का इंडक्शन मोटर में क्यों हमको ज़रूरत पड़ा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से 3 फेज पावर जा रहा है कि नहीं? 3 फेज पावर इसको इनपुट में जा रहा है। अब हो सकता है जब मैं इसको कूलिंग कर रहा था, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है यहाँ पर, वो क्या हो गया? कूल हो गया। मतलब जितना हमको टेम्परेचर चाहिए था उतना टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया, ठीक है। और इसमें मेरे को कूलिंग कराना है। टेम्परेचर क्या हो गया? मान लो T = फॉर एग्जाम्पल मेरे को 30 डिग्री मेंटेन करना था, तो इस सिस्टम में 30 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया? मेंटेन हो गया। लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहा है कि 3 फेज मशीन तो अपने फुल पावर पे चल रहा है कि नहीं? 3 फेज ये फुल पावर पे चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? ज़्यादा से ज़्यादा अब हमको इसमें पानी सप्लाई कम लगेगा कि नहीं? ये जो भी वाटर सप्लाई इसको मिल रहा है, अब इसको कम लगेगा ना, क्योंकि ये T = 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, तो कम लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। कम लगेगा तो क्या होगा कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मोटर में तो कुछ कर नहीं सकते, समझो। तो हम क्या करेंगे? वाल्व को क्या करेंगे? यहाँ तक मैं क्या कर दूंगा? वाल्व को बंद कर दूंगा, और थोड़ा सा पानी, फिर जितना पानी लग रहा है उतना मैं क्या करूंगा? यहाँ तक मैं पहुंचाऊंगा कि नहीं? ठीक है, पहुंचाऊंगा ना। लेकिन फायदा हो रहा है कि यहाँ पर मेरा पावर लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है कि नहीं? इसका पूरे पावर का यूटिलाइज हो रहा है। ये तो पूरा पानी फेंक रहा है, लेकिन यहाँ मैंने वाल्व को क्या कर दिया? बंद कर दिया, इसलिए यहाँ कम पानी जा रहा है। समझ रहे हो? तो लेकिन यहाँ ये 3 फेज पावर तो पूरा खींच रहा है ना, खींच रहा है कि नहीं? तो ये सही चीज है। टोटल सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो गई? डाउन हो गई कि नहीं? टोटल सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो गई? यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो गया? डाउन हो गया, क्योंकि पावर तो पूरा ले रहा है। मतलब आप पावर का पूरा पैसा आप दे रहे हो, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पूरा दे रहे हो आप, है ना। इस समय में, जिस समय में उसको टोटल कूलिंग लगता है उतना ही बिल लग रहा है, और जब कूलिंग कम लग रहा है तो भी उतना ही बिल लग रहा है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? बिजली बिल आपको, आप मान के चलो कि मतलब आपका कुछ काम नहीं हो रहा है तब भी बिजली बिल उतना ही लग रहा है, और काम हो रहा है तो भी, तो अच्छा चीज है क्या? नहीं है।
है ना। तो हमको मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर को उसको कम करना पड़ेगा, है ना, और उसको यूज करना पड़ेगा एज इस सिस्टम के हिसाब से कि भाई जब मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री गया तो मेरे को फॉर एग्जांपल ये कम वाटर चाहिए, है ना, मतलब लो फ्लो चाहिए। जब मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री गया तो मेरे को हाई फ्लो चाहिए, समझो, है ना। और जब मेरा टेम्परेचर 35 डिग्री गया तो मेरे को मीडियम फ्लो चाहिए, चाहिए कि नहीं, मीडियम फ्लो मेरे को चाहिए। तो फ्लो कैसे कंट्रोल होगा भाई, फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, फ्लो कंट्रोल होगा इस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके, समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्लो को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, यदि मैं कैसे भी करके इसके स्पीड को कम ज्यादा करने में वो हो गया, एन स्पीड को क्या कर सकूं मैं, या तो लो कर सकूं या तो हाई कर सकूं, है ना, या तो स्पीड को मैं लो कर सकूं या स्पीड को यदि मैं हाई कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है उसको मैं क्या कर लूंगा, इस फ्लो को मैं कंट्रोल कर लूंगा। और ये फ्लो का जो कंट्रोल सिस्टम मैं बनाऊंगा वो अपना एक अलग मैटर है। तो फ्लो का जो कंट्रोल मैं बनाऊंगा वो रहेगा इस टेम्परेचर पे डिपेंड। समझ आया कि नहीं, समझ आया, ठीक है। मतलब फाइनली मेरे को करना क्या है, ये स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। पंप का स्पीड कम करूंगा तो कम रेट से वाटर जाएगा, पंप का स्पीड को ज्यादा करूंगा तो ज्यादा रेट का वाटर से जाएगा, और इसकी स्पीड डिपेंड करेगी उस टेम्परेचर पे। तो वो कैसे होगा वो अभी हमारा वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। बट ये स्पीड जो है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है। तो हाउ टू कंट्रोल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, यहां से हमारा नया टॉपिक चालू होता है, हाउ टू कंट्रोल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। सुनते रहो, मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं भी दूंगा तो वीडियो देख के फिर रिवाइज करके लिख लेना। तो हमारा मेन क्वेश्चन आया कि ठीक है अब मैं कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। तो वो वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देने का है, अभी सिर्फ ये वाले पार्ट पे कि इसकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्लियर। तो फिर समझो कि मेरा क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क आपको पता है, टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस स्लिप इनटू वी स्क्वायर, है ना, जनरल हम लोग पढ़े थे, पढ़े हैं कि नहीं। टॉर्क इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू वी स्क्वायर मेरा होता है। अब देखो लोड लगा होगा तो लोड जो लगेगा, लोड मतलब मानो लोड जो है, तो लोड में क्या होगा, TEM इज इक्वल टू TL, मान लो कांस्टेंट लोड, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट लोड है, कांस्टेंट लोड, यदि मेरा कांस्टेंट लोड होगा तो TEM कांस्टेंट होगा कि नहीं, TEM कांस्टेंट होगा ना। तो जब मेरा TEM कांस्टेंट होगा तो ये बताओ मेरा S इंटू वी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, क्या मैं कंडीशन वन if induction motor is working in rated voltage,
रेटेड वोल्टेज मतलब समझते हो ना, उसके जो नेम प्लेट में जो वोल्टेज रेटिंग लिखाया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज। तो ऐसे कंडीशन में क्या मैं ऐसा वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से बढ़ा सकता हूं क्या, आप बताओ। ऐसे कंडीशन में क्या मैं रेटेड वोल्टेज से बढ़ा सकता हूं क्या, नहीं। क्यों नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब जल जाएगा ना वाइंडिंग। आप भाई आपकी क्षमता से ज्यादा लोड आपको दे दिया मैं, तो आप गिर जाओगे कि नहीं, है ना। आपको बोलूंगा कि 10 बैग पकड़ के जाओ अपने हॉस्टल जाओ करके, जा पाओगे, नहीं पकड़ जाओगे, है ना। समझो, मतलब रेटेड से ज्यादा वोल्टेज दे दिया, ठीक है। तो ये डिजायरेबल नहीं है ना। ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। वाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन, ठीक है। इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन तो क्या कर सकते हैं अपन, कंडीशन टू, यदि इफ इंडक्शन मोटर इज वर्किंग एट रेटेड वोल्टेज, if induction motor is working at rated voltage, ठीक है भाई। यदि इंडक्शन मोटर मेरा रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो वोल्टेज है उसको मैं क्या करूंगा, लेस देन वी रेटेड दे सकता हूं। यस, मैं दे सकता हूं कि नहीं, V को मैं लेस देन वी रेटेड कर सकता हूं ना। जैसे 230 415 वोल्ट मान लो आप दे रहे हो लाइन टू लाइन, तो 415 से कम कर सकते हैं, ठीक है। उससे मेरा इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं इस कंडीशन में, इसको मैं कुछ समय के लिए राइट मानता हूं, कुछ समय के लिए, फिर मैं बताऊंगा कि ठीक है हम करते हैं। तो मैं वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज को मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। वोल्टेज को मैं डिक्रीज करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो S1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 V2 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। वोल्टेज को मैं कितना कम कर दिया, पहले वोल्टेज मेरा क्या था, V1 था, वोल्टेज क्या हो गया मेरा, V2 हो गया, ठीक है। वोल्टेज पहले क्या था, V1 था, वोल्टेज क्या हो गया, V2 हो गया। तो जब मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो ये वाला पार्ट कम होगा, तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा ना, स्लिप बढ़ेगा कि नहीं, कांस्टेंट है ना, तभी तो ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टॉर्क है, कांस्टेंट लोड है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो जैसे मैंने वोल्टेज को क्या कर दिया, मैंने कम किया, तो स्लिप क्या हो गया भाई आपका, बढ़ गया, ठीक है। तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिला कि S2 इज ग्रेटर देन S1, है ना। तो इस लिख सकता हूं मैं कि स्लिप विल इंक्रीज, चूंकि मैं फार्मूला में स्पीड इज इक्वल टू जानता हूं 1 माइनस एस ऑफ NS, ये होता है फार्मूला, N इज इक्वल टू 1 माइनस एस ऑफ NS। तो भाई जब मेरा स्लिप बढ़ गया, माइनस वाले पार्ट मेरा बढ़ गया स्लिप, तो 1 माइनस एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो टोटल N की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो मान लो ये स्पीड क्या है, इसमें नया स्पीड जो आएगा वो N2 है। तो भाई स्लिप इंक्रीज हुआ तो उससे रिजल्ट क्या होगा, मेरा स्पीड, स्लिप इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, समझ आया। स्पीड क्या होगा आपका, कम होगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है।
यहां तक का चीज समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है? तो स्पीड मेरा कम हुआ ना, तो वोल्टेज कम करने से फाइनली क्या होगा, वोल्टेज को जब मैं रिड्यूस करूंगा, इफ यू रिड्यूस वोल्टेज, if you reduce, if we reduce voltage, then speed will decrease. But एक प्रॉब्लम यहां सामने मेरे को देखने को मिलेगा। क्या मेरे को एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगा, चूंकि लोड लगा हुआ है, लोड तो लगा हुआ है ना, तो लोड तो पावर कांस्टेंट लोड है, तो लोड तो अपना पावर खींच रहा है कि नहीं? तो ये बताओ मेरे को, यदि मैं V इंटू आई समझो, यदि वोल्टेज मेरा बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। और इसी का उल्टा यदि मैं ले लूं, इसी का उल्टा ले लूं मैं, यहां पर जो मैं कर रहा हूं V इंटू आई, वोल्टेज यदि मेरा कम हुआ, ध्यान समझो, वोल्टेज यदि मेरा कम हुआ तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट यदि बढ़ेगा तो समझो आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और यदि वो मोटर बड़ा है तो मोटर क्या होगा, आपका हीट होगा। ध्यान से समझो, मोटर क्या होगा, हीट होगा, और हीट होके क्या हो सकता है, उसका वाइंडिंग जल सकता है, बर्न हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? बड़ा मोटर, ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा करंट, ज्यादा हीट, और जल जाएगा। तो बड़े मोटर में क्या मैं यूज करूंगा कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड को? डिजायरेबल है ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि भाई ज्यादा बड़ा मोटर मतलब बड़ा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा लॉस होगा तो बंद हो जाएगा। समझ रहे? इसी वजह से नॉट सुटेबल फॉर हाई रेटिंग, नॉट सुटेबल for high rating 3-phase induction motor, not suitable for high rating 3-phase induction motor। एक बार पूरा पढ़ो, कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछो, स्टार्टिंग से पढ़ो एक बार, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होगा समझो, जो कि मेरे को पता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस इंटू, आपको ये पता है नहीं वाला फार्मूला, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर, सॉरी रूट ओवर नहीं आएगा, दिस टाइप R2 बाई एस पूरे का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, पढ़े हो ना ये इसको, इंटू R2 बाई एस, पढ़े हो कि नहीं, इंटू R2 बाई एस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इंटू R2 बाई एस है ना, इसको हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में। लेट अस एज्यूम x2 को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट। तो जैसे ही इसको नेगलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, एस इंटू वी स्क्वायर
है ना, इसको जीरो कर दो तो एक R2 कट जाएगा, एक एस कट जाएगा, है ना। तो एस जो है वो ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, क्योंकि रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है तो वोल्टेज को मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो वोल्टेज क्या हो गया आपका कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वी रेटेड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट। चूंकि मेरा लोड कांस्टेंट है तो टीईएम इज इक्वल टू टीएल इज इक्वल टू कांस्टेंट लोड, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज क्लियर हुआ। चमक क्यों जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए। ये चीज समझ आया, एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। टीईएम इज कांस्टेंट, तो टीईएम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट भी तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट लोड के लिए भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है। तो मेरा एस अपॉन आर रेशियो कांस्टेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट होगा कि नहीं, होगा ना। अब मैं रेजिस्टेंस को कम कर सकता हूं क्या, मशीन आपका बन गया है तो मैं कम कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस को जोड़ सकता हूं, कम कैसे कर सकता हूं, कम कैसे करूंगा, कम करने के लिए तो वाइंडिंग निकालना पड़ेगा ना। वाइंडिंग निकाल सकता हूं क्या, नहीं, वाइंडिंग निकाल सकता हूं। मोटर आपका बन गया है तो वहां से वाइंडिंग काट सकता हूं क्या, नहीं। तो मैं रेजिस्टेंस कम नहीं कर सकता, मैं रेजिस्टेंस क्या कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। तो जब मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो आपका स्लिप भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इसको कांस्टेंट रहना है, ठीक है, इंक्रीज होगा कि नहीं। तो मेरे को ये चीज मिला कि इफ आई विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस को जैसे इंक्रीज करूंगा तो स्लिप क्या होगा मेरा, स्लिप क्या होगा, स्लिप भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, S2 इज ग्रेटर देन S1। और जब स्लिप इंक्रीज होगा तो मेरे को पता है फार्मूला से 1/S2NS। तो स्लिप जब मेरा इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस, if we increase resistance, then speed of three-phase induction motor will decrease, कितना, n इज लेस देन n रेटेड। तो हम लोग इस मेथड का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर हमको रेटेड स्पीड से कम स्पीड चाहिए, ठीक है, रेटेड स्पीड से कम स्पीड चाहिए। बट डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, जब आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाओगे तो एक्स्ट्रा कॉपर लॉस होगा कि नहीं,
होगा कि नहीं? एक्स्ट्रा कॉपर लॉस होगा ना, I2 स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कुल मिला के आपका लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एक्स्ट्रा कॉपर लॉस होगा। समझ आया? दूसरा चीज, ये जो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपर लॉस होगा तो इफिशियंसी क्या होगा आपका मशीन का, लॉस बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, डाउन होगा। इफिशियंसी क्या होगा, डाउन होगा, और इफिशियंसी डाउन होगा, लॉस बढ़ेगा, और क्या हो सकता है, और क्या होगा ये बताओ मेरे को। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मैं कहीं से रेजिस्टेंस डाल सकता हूं कि स्लिप रिंग में डाल सकता हूं? पढ़ाया हो ना शुरुआत में, स्लिप रिंग बस में मैं डाल सकता हूं, क्योंकि स्लिप रिंग में 3 स्लिप रिंग रहते हैं, आपको मैंने प्रैक्टिकल में ही दिखाया है, 3 स्लिप रिंग रहते हैं, तो तीनों स्लिप रिंग में मैं क्या कर सकता हूं, मैं डाल सकता हूं। तो ये ओनली सुटेबल फॉर, ओनली सुटेबल फॉर, ओनली सुटेबल फॉर क्या, स्लीप रिंग SRIM, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, नॉट फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ये सुटेबल नहीं है रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? एक बार पढ़ो पूरा, यहां से चालू करो कैसे कैसे मैंने लाया है। ये कहां से आया है, क्योंकि पिछला फार्मूला मैंने पढ़ाया था, है ना, पिछले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का बताया ना बहुत सारा फार्मूला, तो यहाँ पास कांस्टेंट फैक्टर था, वो कांस्टेंट फैक्टर को हटा के मैंने प्रोपोर्शनल कर दिया है। ठीक है, तो पुराना पढ़ोगे तब समझ आएगा ये कहाँ से आया है ना। एयर के पावर अपॉन निकाले थे ना, अपॉन स्पीड करके, ठीक है, वही का है। चलो इसको पढ़ो एक बार, फिर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो इसका डिसएडवांटेज समझ आया, और दोनों जो स्पीड कंट्रोल है वो लेस देन रेटेड स्पीड के लिए हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली यही सब ज़्यादा यूज होते हैं आपके। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड थ्रू फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है ना। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन हम पढ़ते हैं फॉर बिलो रेटेड स्पीड, बिलो रेटेड स्पीड। व्हाट इज बिलो रेटेड स्पीड? बिलो रेटेड मतलब n जो हम कंट्रोल करेंगे, जो न्यू स्पीड हमारी आएगी n न्यू, जो n स्पीड हमारी आएगी वो लेस देन क्या होगा आपका n रेटेड होगा, n रेटेड होगा। अब नाम देखो, किसको कंट्रोल करना है यहाँ पास हमको, फ्रीक्वेंसी को। किसको कंट्रोल करना है हमको यहाँ पास, समझ आ रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी को मेरे को यहाँ पास क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो क्योंकि मैं जानता हूँ सिंक्रोनस स्पीड ns इज इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पी, होता है कि नहीं। सिंक्रोनस स्पीड ns इंटू एफ बाई पी। यदि आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो। यदि आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज होगा। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला n इज इक्वल टू 1 माइनस एस
ऑफ NS। तो जब NS मेरा डिक्रीज होगा तो N भी डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं? NS मेरा डिक्रीज होगा, कैमरा को क्या हो जाता है बार बार, N मेरा डिक्रीज होगा तो NS भी मेरा डिक्रीज होगा। एक मिनट ना, एक मिनट, तो फोकस वाले को अपन समझ आया कि नहीं? N डिक्रीज होगा तो NS भी, आप बताओ ना क्या प्रॉब्लम होगा। यदि मेरा N फ्रीक्वेंसी को मैंने डिक्रीज किया, ठीक है, तो NS डिक्रीज हुआ, NS डिक्रीज हुआ तो मेरा स्पीड कम हुआ, ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट कुछ राज छुपा हुआ है इसमें। क्या राज छुपा है हुआ है समझो। चूंकि मेरे को पता है जो EMF जो पर फेज इंड्यूस होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4.44 N इंटू 5, N इंटू 5 क्या होता है बुलाओ, बोलो। EMF का फार्मूला क्या होता है, 4.44, बोलो, याद है कि नहीं EMF जनरेशन का फार्मूला? वाइंडिंग फैक्टर N क्या है आपका, यहाँ पर T लिख देता हूं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे में कंफ्यूज हो जाऊंगा। 4.44 T इंटू 5 इंटू F। ये फार्मूला तुमको याद नहीं है? EMF का फार्मूला याद नहीं है? ट्रांसफार्मर पढ़े होगी नहीं हैं? चलो तुम ही बताओ फिर, ऐसे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ तो मतलब, सही में EMF का फार्मूला याद नहीं है, सोचने वाली बात है। ट्रांसफार्मर इसमें सिर्फ एक ही अंतर रहता है, देखो, E पर फेज इज इक्वल टू 4.44 इंटू T लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स को, T इंटू 5 इंटू F इंटू वाइंडिंग फैक्टर KW, समझ रहे हो, KW वाइंडिंग फैक्टर रहता है यहां पर। चूंकि मेरे को आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, वाइंडिंग फैक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए भाई, ये याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। E पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, E पर फेज डिवाइड बाई, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू E पर फेज डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं, चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बस को कंट्रोल कर रहा हूं ना, चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं तो फ्लक्स क्या होगा भाई, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं? अब दिक्कत क्या होगा, ध्यान से समझो, दिक्कत क्या होगा, ये ध्यान से समझना इस चीज को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो मेरा फ्लक्स है, ये मेरा फाइ इंटू म्यू कर्व है या BH कर्व बोल दो, फाइ इंटू मैग्नेटाइजेशन कर्व है ये। अब ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है, अब देखो अभी मेरा फ्लक्स फ्रीक्वेंसी कम करने के पहले कहाँ काम कर रहा था, यहाँ बस क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये मान लो I म्यू 1 है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट 1 है, और यहाँ पर मेरा फ्लक्स
आया था 5। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ही मेरा फ्लक्स बढ़ा तो मान लो फ्लक्स कहाँ बढ़ा, यहां तक बढ़ गया, ये φ2। अब इस फ्लक्स को पाने के लिए, ध्यान से समझो, इस फ्लक्स को पाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा इसको समझो। ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा कि नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जस्ट नी पॉइंट बोलते हैं, नी पॉइंट। तो इस नी पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, रेटेड कंडीशन में जब ऑपरेट करते हैं तो नी पॉइंट के फ्लक्स में आता है। जस्ट आफ्टर नी पॉइंट क्या हो जाता है, आपका कोर जो है वो सैचुरेट हो जाता है। जस्ट आफ्टर नी पॉइंट क्या हो गया, यहां पर कोर क्या हो गया है, सेचुरेशन में पहुंच गया है। सेचुरेशन मतलब एग्जांपल समझो कि आप दौड़ रहे हो, आपका हाई स्पीड पहुंच लिए हैं, अब उसके बाद भी आप और आपको बोल रहे हैं कि आप और दौड़ो, तो और दौड़ पाओगे क्या, उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगा ना, आपके पास वो एनर्जी बचा ही नहीं है, तब भी बोल रहे हैं कि नहीं आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ लोगे, दौड़ तो नहीं पाओगे, और कोशिश करोगे तो और धीरे हो जाओगे और रुक जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, और सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डीप सैचुरेशन। तो डीप सैचुरेशन जब पहुंच जाएगा कि थोड़ा सा जब फ्लक्स फ्रीक्वेंसी को मैंने रिड्यूस किया, फ्रीक्वेंसी को मैंने रिड्यूस किया तो आपका फ्लक्स बहुत बढ़ गया, मतलब फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ा लेकिन करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये देखो यहाँ पर क्या है, आई म्यू 2, यहाँ पर क्या है आपका आई म्यू 1, आई म्यू 2 इज मच ग्रेटर देन, आई म्यू 2 इज मच ग्रेटर देन आई म्यू 1। तो क्या लिखूंगा मैं, बिकॉज फ्लक्स मेरा बढ़ा तो मैग्नेटाइजेशन करंट क्या हो गया, और बढ़ गया, और मैग्नेटाइजेशन करंट आपका इंक्रीज बहुत ही लार्ज अमाउंट में हुआ, लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हुआ, है ना, लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हुआ, जिसके कारण क्या होगा, आपका सिस्टम बैठ सकता है, मतलब आपका इंडक्शन मोटर का कोर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कोर खराब हुआ तो फ्लक्स फिर वापस नहीं आएगा, यहां से वापस आने बोलोगे ना तो वापस नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, उसके डाइपोल अलाइनमेंट पूरा टूट फूट गया समझो। तो क्लियर समझ आ रहा है, तो इसको यूज करना चाहिए क्या, ये तो पूरा सिस्टम को खराब कर देगा, हमारा मैग्नेट को ही खराब कर दिया भाई, मैग्नेट ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा मोटर, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए ये मेथड डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना सही नहीं है ना। इसका कारण क्या है, आपका फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और डीप सैचुरेशन में चले गया, और डीप सैचुरेशन में जाने के कारण हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट लाया और वो वापस अपने पुरानी कंडीशन पे नहीं पहुंच पाएगा, समझ आया। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी बस को रिड्यूस करना सही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम चूंकि मेरे को पता है कि फ्लक्स जो है इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन एफ है कि नहीं, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो जब मैं फ्लक्स को डिक्रीज करूंगा तो वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो दोनों अगर एक साथ डिक्रीज होगा तो फिर मेरा फ्लक्स क्या होगा भाई, फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, फ्लक्स क्या हो जाएगा
कांस्टेंट। तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं। क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो वीएफडी। इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना, वीएफडी, ठीक है, वीएफडी कंट्रोल मेथड, यही यूज होता है सबसे ज्यादा, वीएफडी कंट्रोल मेथड। उस दिन मैं आप जब वहां इंडक्शन मोटर चला रहे थे ना, आप लोग जब आए थे, तो आपने देखा ना आईजीबीटी का यूज करके, ठीक है, वैसा यूज होता है। तो इसी को पढ़ेंगे हम लोग, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो समझो, तो इससे स्पीड तो मेरा क्या हो गया? कम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड मेरा कम हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, मैक्सिमम टॉर्क पे क्या इफेक्ट करता है देखते हैं। क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 3/ओमेगा s इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2/x2। ये होता है मेरा मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू। अब वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। तो ये ओमेगा एस, इसको मैं ऐसा लिखता हूं एक बार, तब समझ आएगा। टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये ओमेगा एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसलिए मैं इसको कर देता हूं 1/f। ये बताओ मेरे को x2 किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये x2 मतलब रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2πfl होता है ना, होता है कि नहीं? 2πfl। तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है ना, तो ये भी फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी मैं f कर दिया, और ये क्या हो गया? v स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनल टू v/f का स्क्वायर ऐसी होगा कि नहीं? टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू v/f स्क्वायर। v/f तो मेरा कांस्टेंट है कि नहीं? v/f मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो टी मैक्स क्या हो जाएगा भाई आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? टी मैक्स क्या होगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। कोई डाउट है? समझ आया? टी मैक्स क्या होगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। और एस मैक्स, स्लीप एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एस मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? R2/x2। तो एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो स्लीप क्या, एस मैक्स क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं? एस मैक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑन स्टार्टिंग टॉर्क? स्टार्टिंग टॉर्क में क्या इफेक्ट करेगा? बताओ। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा तो। सोच के बताओ। फार्मूला क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क का? एस इज इक्वल टू 1 कर दो टॉर्क के फार्मूला में, है ना? एस इज इक्वल टू 1 कर दो। तो फ्रीक्वेंसी, समझ आ रहा है कि नहीं तुम? ऐसे लिखते हो ना? तो R2। तो फाइनली देखो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म क्या है? नीचे ही है ना। ये भी देखो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नीचे ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? ये देखो मैं एक बात बताता हूँ, R2 को क्या कर दो, थोड़े टाइम के लिए नेग्लेक्ट कर दो समझने के लिए।
तो v अपन x2, तो ये v अपन f हो जाएगा कि नहीं है? v अपन f मान सकते हैं ना इसको, x इज प्रोपोर्शनल टू f, तो v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या R2 को थोड़े टाइम के लिए हम लोग हटा देते हैं, समझो, तो v अपॉन f, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया ना, और ये ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, f हो गया कि नहीं? तो t स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f। समझ आया? नहीं समझ आया होगा तो ये याद रख लो, t स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f। चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा भाई आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? तो अगर मैं कर्व बनाऊं, ये चीज समझ आया, स्टार्ट ये वाला समझ आया? देखो फिर से बोल रहा हूं, v अपन एफ रेशियो को मैं क्यों कांस्टेंट किया वो समझ आया? क्योंकि फ्लक्स को मेरे को कांस्टेंट करना था, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, VVVFD, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, VVF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VVFD मेथड, या इसको VFD मेथड भी आप बोल सकते हैं। जो कि मैंने फ्लक्स को कांस्टेंट किया तो स्पीड क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण स्पीड क्या हुआ आपका, कम हो गया। ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, तो स्पीड कम हो गया। चूंकि आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया है ना, तो टी मैक्स पे इफेक्ट देखा, तो टी मैक्स पे मेरे को क्या इफेक्ट मिला, कांस्टेंट। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। एस मैक्स क्या हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो एस मैक्स क्या होते गया, बढ़ते गया। सिमिलरली एस टॉर्क भी क्या होते गया, स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होते गया, बढ़ते गया। तो इन सब चीजों को लेके यदि मैं ग्राफ को बनाऊं, इन सब चीजों को यदि मैं लेके ग्राफ बनाऊं, कौन सा ग्राफ बनाऊंगा भाई मैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यदि मैं बनाऊंगा, ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ये ऐसा। तो सबसे पहले मान लो मेरा ये है एक फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया मेरा टी मैक्स वाला लाइन, क्योंकि टी मैक्स मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया मेरा एस मैक्स, और ये हो गया मेरा टी स्टार्टिंग 1। ये किसके लिए बना है, मान लो आपका F1 फ्रीक्वेंसी के लिए इज इक्वल टू F रेटेड, F रेटेड। अब आपने क्या किया, V बाई एफ रेशियो को क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है। लीनियर मत बनाओ, गड़बड़ हो जाएगा। V बाई एफ रेशियो को आपने कंट्रोल किया और फ्रीक्वेंसी को फिर आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, F2। तब कहाँ कैसा होगा कर्व, आप सोच के बताओ। जब आपने F2 किया तो कर्व कैसा होगा आप बताओ, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क तो कांस्टेंट होगा और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा दो और एस मैक्स भी क्या होगा, ये एस मैक्स 1 मान लो, तो एस मैक्स भी बढ़ेगा आपका। ये ऐसा होगा ना कर्व, ऐसा होगा कि नहीं बताओ। क्योंकि ये देखो एस मैक्स आपका बढ़ा है, ये हो गया मान लो एस मैक्स 2, और देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ा ना S2, ठीक है, S2। फ्रीक्वेंसी को क्या किया आपने, F2 मतलब कम किया, तो F2 क्या है आपका, लेस देन F रेटेड है।
उसके बाद फिर आपने क्या किया, और फ्रीक्वेंसी को कम किया, तो और फ्रीक्वेंसी को कम किया तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। ठीक है, तो एस मैक्स क्या हुआ आपका, एस मैक्स 3, लेकिन टी मैक्स क्या है आपका, कांस्टेंट है, और टी टॉर्क क्या हो गया, फिर से बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क 3। समझ आया ये कर्व। ठीक है, तो ये है आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का, या इसी को हम लोग बोलते हैं वीएफडी, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। एस मैक्स को देखो, एस मैक्स क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। और टी मैक्स को देखो, टी मैक्स क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है आपका, यहां मैं लिख देता हूं, F1 is less than F2, oh sorry, F1 is greater than F2 and greater than F3, और F1 is equal to rated। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया है ना, तो पहला वाला कर्व आपका, ये वाला आपका F1 के लिए है, ये वाला आपका F2 के लिए है, और ये वाला आपका F3 के लिए। तो F3 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, F2 उसके बाद का, और F1 उस रेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी कम करने से ये हमारा डायग्राम आया। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज। इसका वीवीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल। ठीक है, वीवीएफडी, वेरिएबल स्पीड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल। क्लियर? नाउ इसका यदि मैं डायग्राम देखूंगा, ठीक है, कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझो। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक तो छोटा सा डायग्राम आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 फेज सप्लाई लूंगा। ठीक है, ये मैंने लिया 3 फेज सप्लाई, R, Y एंड B। ये क्या हो गया मेरा, 3 फेज सप्लाई हो गया। अभी 3 फेज सप्लाई को मैं क्या करता हूं, मैं ब्लॉक डायग्राम लिख देता हूं। पूरा सर्किट बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़े नहीं हो तो पूरा सर्किट नहीं बनाता मैं। ये हो जाएगा आपका 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर से मैंने इसको क्रॉस किया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरा, डीसी मिलेगा। यहां तक, यहां क्या मिलेगा, डीसी। मतलब इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक में अगर समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं यहां बस क्या करूंगा, एक इन्वर्टर लगाऊंगा। ठीक है, इन्वर्टर इन्वर्टर 3 फेज आईजीबीटी बेस इन्वर्टर।
थ्री फेस IGBT बेस इन्वर्टर। ठीक है, अब इन्वर्टर क्या करता है, DC टू AC। तो ये जो इन्वर्टर करेगा ना, यहाँ का जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आएगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा, V/F रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री फेस आउटपुट हमारा आएगा R, Y एंड B, और इस RYB को मैं क्या करूँगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में दूंगा। ठीक है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में मैं इसको दूंगा। क्लियर। और इसके स्विचिंग, गेट का जो स्विचिंग है, 1 2 3 3 4 5 6, G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6। तो ये जो गेट स्विचिंग है, गेट का जो स्विचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़ा इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट का जो स्विचिंग है, गेट स्विचिंग, गेट स्विचिंग को मैं क्या करता हूं, कंट्रोल करूंगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो गेट स्विचिंग को क्या करूंगा, ऑन ऑफ करके मैं क्या करूंगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ऐसे कंट्रोल करूंगा कि V/F रेशियो क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेन इन्वर्टर का क्या पार्ट वाला क्यों लाए हम लोग इन्वर्टर को, क्योंकि इन्वर्टर गेट स्विचिंग के थ्रू क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है। इसमें छह मतलब IGBT लगा रहेगा। नहीं समझ आ रहा होगा, मेरे को पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये गेट स्विचिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, STM32 माइक्रो कंट्रोलर। अब इसको आप फिर फीडबैक बेस बनाओगे, तो यहाँ से आप स्पीड को फीडबैक ले सकते हो कि भाई जो स्पीड मेरे को चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। और ये फीडबैक को फिर आप यहाँ पर दे सकते हो थ्रू सेंसर के थ्रू हम लोग इस स्पीड को लेंगे कि भाई मेरे को जो स्पीड चाहिए वो स्पीड के हिसाब से आप क्या करो, इसको बोलूंगा मैं इस माइक्रो कंट्रोलर को, जो स्पीड मेरे को चाहिए उस स्पीड के हिसाब से मेरे को आप गेट पल्स दो, और गेट पल्स फिर आएगा, फिर ये उस स्पीड को अचीव करेगा, फिर सेंसर चेक करेगा कि हाँ उतना स्पीड मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, देखो इसको अब लिख लेना कॉपी में, एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में लिखोगे ना तो पेपर चेक करने वाला बोलेगा कहाँ 4th सेमेस्टर के बच्चों को इतना कैसे आता है करके। ठीक है, क्लियर। ये जो है इक्विपमेंट रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे तो इसको बोलना, जो भी टीचर पढ़ाएंगे इसको करके दिखाओ करके। ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग मत सीखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट देखो होता कैसे ये तो देख सकते हो ना, ये जरूर करना। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें? तो ये हो गया हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। रिवाइज करना तो समझ आएगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।